हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के पिछले पार्ट में जो कि इस पूरे सीरीज का पार्ट 4 था, उसमें हमने 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस देखे थे। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 29 क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो फिर से वही बात आ गई, मैं आपको यही बार बार एम्फेसिस करके बताना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम तक ये लोग क्वेश्चन सीधे पूछते, पिछली बार तक 2023 तक इनका जो पूछने का तरीका था वो ऐसा होता था, ये सीधे आपसे पूछते प्रवाह करके एक सॉफ्टवेयर है, इसको किसने बनाया है। आपको ऑप्शन दे देते इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, ऐसे ही करके एचएएल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इस टाइप के 4 ऑप्शन देते और आपको बस एक चूज करना होता। तो ये लास्ट ईयर तक का इनका ट्रेंड था। इस बार इन्होंने ये ट्रेंड बदला है। बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, तो आपको थोड़ा सा डिटेल उसको पढ़ना पड़ेगा न्यूज़ को। अब अगले एग्जाम के लिए थोड़ी सी डिटेल में न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। तो प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो। अब देखो इसमें जो मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट मानूंगा, क्योंकि ये जो प्रवाह जो सॉफ्टवेयर था, पहली बात तो ये कवर था सब जगह पे, आप कहीं से भी पढ़ रहे होगे सब जगह पे आपको कवर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता वहां से। जून 2024 की न्यूज़ थी, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ना नहीं था आपको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो उसका बोल रहा है वो ये बोल रहा है इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फिट बाय वीएससीसी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी मैंने इसको इसीलिए रखा था क्योंकि इसरो ने बनाया था, ये लोग तो मैक्सिमम लोग पढ़ के गए होंगे, वो तो उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछ लिया, लेकिन वीएसएससी ने बनाया था स्पेसिफिकली, ये बहुत कम लोग पढ़ के गए होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में मैं रखूंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो था बहुत ही जनरल था, ये बहुत ही जनरल, और जनरल स्टेटमेंट इस टाइप के हमेशा करेक्ट होते ही होते हैं। ये बोल रहा है इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर्स इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब इनिशियली किसी भी जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन होती है स्पेस व्हीकल की, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करके उसकी टेस्टिंग करते हैं, सिमुलेशन टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये सब क्यों करते हैं? ताकि जो मोस्ट एफिशिएंट और सेफ डिज़ाइन हो वो निकल के बाहर आए। तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है यार, इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा सही होते ही होते हैं, मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री में भी दिखाए थे इस टाइप के जनरल स्टेटमेंट, तो ये तो एकदम सही हो जाता। इसमें थोड़ा इशू आता बच्चों को, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब आगे के एग्जाम के लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना चीज़ों को, बस ऐसा नहीं कि प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने बना दिया बात खत्म। प्रवाह सॉफ्टवेयर अगर है तो क्या है, पहली बात तो इसरो कुछ भी करती है वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, फेवरेट है नो का इसरो, ठीक है। तो अगर उन्होंने प्रवाह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो आपको ये पता होना चाहिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने एग्जैक्टली लॉन्च किया, ठीक। उसके साथ साथ इसका पर्पस क्या है, उसी पर्पस से बात निकल के आ रही है। एक्चुअली उन्होंने पूछा वैसे नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से पर्पस ही इसका था प्रवाह का, ठीक है। सिमुलेशन टेस्टिंग करके उसकी डिज़ाइन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, ठीक। तो ये उसका पर्पस था, तो हमको ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक। आगे के पेपर में ध्यान देना। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, मेट्स करके एक स्कीम है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। उसके बारे में पूछा, आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। अब देखो यार ये क्वेश्चन टफ है एक्चुअली, ये क्वेश्चन किसी भी पीसीएस लेवल की मैगजीन, किसी भी पीसीएस लेवल की कोचिंग ने कवर नहीं किया था, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने ये कवर किया, क्योंकि ये जितनी भी यूपीएससी लेवल कोचिंग्स थी वहाँ पे इसको अच्छे से कवर किया गया था। कोई भी आपको ऑनलाइन जाके देख सकते हो, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, सब में आपको मिल जाएगा, ये कवर था वहाँ पे। तो इन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन फिर भी वो थी, लेकिन इनके लिए थोड़ा टफ था क्योंकि नहीं कवर किया गया था ये। नॉर्मली एक्चुअली इस टाइप क्वेश्चन पूछती भी नहीं है आयोग, इसीलिए पीसीएस नहीं पूछती, इसलिए शायद कवर ना किया हो, लेकिन चलो ठीक है। फिर भी हमको एक बात ये ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, पहली चीज़ तो ये टफ क्वेश्चन है, स्किप करो, नहीं आता है तो बस स्किप कर दो इस क्वेश्चन को। अक्टूबर की न्यूज़ थी, ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ थी, ठीक है, रिसेंट की न्यूज़ थी। अच्छा, और इसके साथ साथ एक चीज़ ये देखो, ये जो था ये बायलैटरल फ्रेमवर्क है, पहली चीज़ ये कह रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक, स्टेटमेंट ये सही है। दूसरी बात ये बोल रहा है 18 से 30 साल के एज के जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये स्कीम है, ताकि वो लोग इंडिया में आके 2 साल तक आके यहाँ पे इंडिया में काम कर सकें, ठीक है। तो एक तरीके शॉर्ट टर्म वीज़ा स्कीम है ये,
शॉर्ट टर्म वीज़ा स्कीम है, जिनमें कि मतलब प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में आके काम करने को मिलता है। ठीक, तो ये आपको भाई अगर आपने पढ़ा होता तो ही पता होता, वरना नहीं पता होता। गलत कराने के लिए देखो 3 जगह पे आयोग यहाँ पे आपसे गलत करा सकता था, या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कुछ और लिख देता तो आपका गलत हो सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे गलत हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया की जगह कुछ और डाल देते, 18 से 30 की जगह कुछ और डाल देते, ठीक है, 24 से 40 डाल देते, गलत हो जाता। अप टू 2 ईयर्स की जगह अप टू 5 ईयर्स कर देते तो भी गलत हो जाता। ठीक है, तो ये वो फैक्ट्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन गलत या सही होते हैं, इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो ताकि ये सब चीज़ें मिस ना हो। ठीक, इससे एक बात ये भी मिलती है, पता चलती है, टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन से, कि जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट जिसमें मतलब एक पार्टी इंडिया होनी चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हों या डील्स हों, ठीक है, या जॉइंट इनिशिएटिव्स हों, ठीक है, इन सब में इंडिया इन्वॉल्व जरूर होनी चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये मेट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही हमने पीछे देखा था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में था, ठीक है, और भी कंट्रीज के बीच में होता है वैसे। संस्कृत कॉन्क्लेव करके अभी आप देखोगे आगे आएगा, संस्कृत कॉन्क्लेव इंडिया नेपाल का जॉइंट इनिशिएटिव था ये, ठीक है, इंडिया नेपाल का जॉइंट इनिशिएटिव था। तो इस टाइप की जो बायलैटरल एग्रीमेंट, डील्स और जॉइंट इनिशिएटिव होती है जिसमें वन पार्टी शुड बी इंडिया, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के लिए। ठीक, चलो आगे थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आईकॉन्स 2024 के बारे में पूछा है। ये टफ क्वेश्चन है, टफ कई रीज़न की वजह से। पहला रीज़न तो ये, इसका कवरेज अच्छे से किसी ने किया नहीं था, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। दूसरे रीज़न से ये था, टफनेस का ये था कि यार इन्होंने 25 में, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इन्होंने इस बार डेट्स बहुत पूछी हैं, डेट्स स्टेटमेंट में डाल के। जब स्टेटमेंट में डेट आ जाए इसका मतलब ये है कि अब डेट के ऊपर ये भी डिपेंड करेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चंस में इन्होंने डेट सही डाली हुई थी, ठीक है, अगर जैसे 25 में 2024 अगर लिखा है तो वो सही था। लेकिन ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है, और मे भी शायद एक आध कोई और हो, जहाँ पे ये डेट गलत है, और गलत भी बहुत ही गंदी तरीके से कराई है। पहली बात तो ऐसे डेट पे गलत कराना नहीं चाहिए, आपको डेट डालना ही नहीं चाहिए स्टेटमेंट में, लेकिन डाल रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 20 से 24 मई 2024 में, और इन्होंने गलत कराया है 25 में लिख के। तो यार अब इतना ऐसे कौन पढ़ के जाता है, ये बताओ मुझे। मतलब हंसी आती है इस टाइप के क्वेश्चन देख के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब करना है तो करना है। फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन आए स्किप कर दो भाई, इतनी डेट कोई याद करके नहीं रख सकता, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी कि भाई आपको एग्जैक्टली ये चीज़ याद हो कि कब था। G20 समिट इंडिया में अगर हुआ था वो बड़ी चीज़ थी, ठीक है, उसकी डेट याद होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी डेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हो रही है, ठीक है, जाने दो, उनकी डेट जाने दो। ये इवेंट इंपॉर्टेंट था लेकिन डेट याद करना इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। फिर अगली बात देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट देखो बहुत जनरल है। इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड, सॉरी यार ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्टेरियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम टू स्ट्रेंथन द न्यूक्लियर सिक्योरिटी। बहुत जनरल स्टेटमेंट है लिटरली यार, ये तो मतलब इस टाइप के जनरल स्टेटमेंट सही होते ही होते हैं। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक इंटर मिनिस्टेरियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम का गठन किया है, जिसका की पर्पस क्या होगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, सही होगा और क्या, मतलब इसमें गलत क्या करवाएंगे आपसे। तो इस टाइप के स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। 2 सही था, लेकिन पहला स्टेटमेंट बहुत टफ था, ये मतलब लिटरली किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसको टफ बोलता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक। चलो अगला देखते हैं। इस टाइप के जो समिट्स होते हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ के जाया करो, ठीक। एटलीस्ट इतना जान के जाओ कि वेन्यू क्या था, जैसे इसका वेन्यू था वियना, ये जाओ। अब अगर ये पूछ रहे हैं तो भाई एटलीस्ट मंथ देख लो, मे देख लो एटलीस्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पे मे जान के आपका गलती होता, सही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में तो सही हो सकता है ना। तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो भी आपको आगे बताऊंगा कि हम लोगों को इससे एक सीख ये भी मिल रही है कि मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक। और इसके साथ साथ ये भी देखो इनका, हाँ मैंने बताया वेन्यू क्या था, किस पर्पस क्या था इस समिट का, ये भी पता होना चाहिए। इतनी चीजें देख के पहुंचो पेपर में, ठीक। चलो अगला देखते हैं, ठीक है।
इंडिया, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024 के बारे में पूछा है। यार अब ये भी वही था कि मैं इसको टफ ही बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे लोग, रेयरली ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन ढंग से देखा होगा, और अगर देखा भी होता तो बस बहुत एक सुपरफिशियल नॉलेज होती, इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती कि ये खास करके ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती। तो मैं यही बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत क्वेश्चन होते हैं यार, सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं करने होते, इनके पीछे भागना भी नहीं होता आगे के लिए। लेकिन हाँ ये है कि जो ज्वाइंट इनिशिएटिव्स हैं वो आपको पता जरूर होनी चाहिए। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इंडिया नेपाल के बीच में संस्कृत कंक्लेव करके हुआ था। इसका पर्पस क्या है वो थोड़ा सा देख लो, इस टाइप की चीजों का, कहाँ पे हुआ था, वेन्यू क्या था वो देख लो। इसका वेन्यू एक्चुअली न्यू दिल्ली नहीं था, इसका वेन्यू था काठमांडू। ठीक, तो आगे के भाई अभी तक हम लोग नहीं करके जा रहे थे, लेकिन आगे के पेपर में ध्यान रखना है कि इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी ये सब चीज़ें ध्यान दे दो। वेन्यू क्या था, कब हुई थी ये चीज़, और उसका एम क्या था, और ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन जैसे ऑर्गेनाइज कौन कराया था, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान करके है, उसने ऑर्गेनाइज कराया था। 3 दिनों का ही कंक्लेव था। प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ये चाहते तो यहाँ भी गलत करा सकते थे, यहाँ भी कराते, इन्होंने कराया नहीं, वो बात अलग है। 3 की जगह 4 डे भी लिख सकते थे तो भी गलत हो जाता, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान की जगह कुछ और लिख देते तो भी गलत हो जाता। इसीलिए मैं इसके पक्ष में नहीं रहता कि इस टाइप की चीज़ें आप डालो। मतलब आयोग को इस टाइप की चीज़ें 3 डे 4 डे 25 मई 2024 इस टाइप की चीज़ें स्टेटमेंट में नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब तब बच्चों को क्लैरिटी रहेगी, हाँ भाई इस पे सबको डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है लूपेक्स मिशन पे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सब ने कवर किया होगा ये, जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे होगे वहाँ पे कवर होगा ये, मॉडरेट लेवल का, लेकिन मैं क्वेश्चन बोलूँगा, इजी नहीं बोलूँगा इसको, उसका रीज़न है। ठीक है, पहली बात तो ये इंडिया जापान ये सबको पता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, मून से रिलेटेड ये मिशन था, मिशन है जो आगे लॉन्च करेंगे, इंडिया जापान की पार्टनरशिप से होगा, फॉर जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च इन फ्यूचर। ठीक है, एकदम सही, ये वाला पार्ट सबको पता होगा। दिक्कत आती है सेकंड पार्ट में नॉर्मली, क्योंकि पहले सीधे लोग पूछ लेते हैं ना, लूपेक्स ऐसे पूछते कि लूपेक्स किसके किसके बीच में, या फिर इंडिया किसके साथ लूपेक्स मिशन लॉन्च करने जा रही है, ऑप्शन देते यूएसए, जापान, ईयू, रशिया, ठीक ऐसे देते। लेकिन आप देखो ये हटे हो उस ट्रेंड से, यहाँ पे इन्होंने पहले ये पूछ लिया कि भाई इंडिया जापान के बीच में ज्वाइंट मिशन है, दो दो कंट्रीज के बीच में, और कौन सा मिशन है, मून मिशन है ये। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 2 फैक्ट इन्होंने पूछ लिए, दूसरे स्टेटमेंट में जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर। अब पर्टिकुलरली इसमें भी कौन क्या काम करेगा, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी वो क्या करेगी, और इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी वो क्या करेगी। ठीक, इन्होंने क्या किया, वाइसे वर्सा कर दिया, जाक्सा का रोल उल्टा कर दिया, इसरो का उल्टा कर दिया। जाक्सा एक्चुअली रोवर और लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगी, लॉन्च व्हीकल को हैंडल करेगी, और इसरो जो है वो लैंडर फॉर द जो लैंडर होगा मिशन के लिए उसको देखेगी। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्बिटर क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिटर जो प्लैनेट है किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिटर बोलते हैं। ठीक है, लैंडर वो होता है जो सॉफ्ट लैंडिंग कराता है वहाँ पे, जो भी वो ऑपरेटर्स जो होगा जो उसको सॉफ्ट लैंड कराएगा उसको लैंडर बोलेंगे। और रोवर का काम क्या है, वो जाके फिर जो सरफेस होगा सरफेस से मूव करके सैंपल वैम्पल इकट्ठा करेगा, या फिर अदर वहाँ पे आगे इमेजेस वगैरह लेगा। ठीक है, ये होता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो ओनली 1 हो गया। इस टाइप की चीज़ें थोड़ा ध्यान रखा करो, पूछ सकते हैं वो। तो इसका जो होगा आंसर तो ओनली 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया था। और इससे लेकिन एक बात ये भी ध्यान दो कि अगर इन्होंने ये चीज़ पूछी है, ज्वाइंट इनिशिएटिव मैंने आपको बता ही दिया, पहले ऊपर भी बताया कि ज्वाइंट इनिशिएटिव्स जो होती हैं इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और स्पेस मिशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पीसेस का फेवरेट टॉपिक है। ये क्वेश्चन दोनों जगह लाई कर रहा है, ज्वाइंट इनिशिएटिव में इंडिया जापान के बीच में स्पेस मिशन भी है इसरो का दूसरी कंट्री के साथ, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब इसके बाद आप एक चीज़ ये भी ध्यान दो, आगे के जब आप इस टाइप की मिशन पढ़ोगे तो उसमें ये ध्यान देना कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है, क्योंकि डिटेल में जा रहे हैं लोग, कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है वो मिशन, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, और अगर ज्वाइंट इनिशिएटिव है 2 कंट्री का तो हर एक का क्या क्या रोल होगा उसमें, ठीक है, हर एक का क्या क्या रोल होगा, और कुछ स्पेशल फीचर है तो वो भी आप ध्यान देना। ठीक है,
स्पेशल फीचर अगर कोई है तो वो भी ध्यान देना उसमें। ये सब बातें बड़े बड़े मिशन के लिए करनी है, ठीक है, छोटे मिशन के लिए नहीं। जैसे एक बार कुछ टाइम पहले एक परसिवरेंस मिशन था, ठीक है, उसको डिटेल में पता होना चाहिए था। चंद्रयान जैसे था अपना, चंद्रयान है, इसको डिटेल में पता होना चाहिए। अब छोटे मोटे कुछ हो रहे हैं तो उनके लिए, या इंडिया का जहाँ पे स्टेक इन्वॉल्व नहीं है तो उनको आप बस हल्का फुल्का जान लो, ठीक है, लेकिन बड़े मिशंस में आप डिटेल करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ थी, अक्टूबर 2024 की न्यूज़ थी, ठीक है। ठीक है, अगला है गाइडलाइंस, अगला क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए गाइडलाइंस जीईसीपी किसने, इस पे दो स्टेटमेंट है। फिर से देखो, चेंज यही है, पहले ये लोग सीधे पूछते थे कि किस स्टेट ने ये चीज़ लॉन्च करी, अब नहीं पूछ रहे हैं, अब ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीरुल लाओ पैसा कमाओ इनिशिएटिव में ये भी बताया था कि आपको कौन सी इस टाइप की जो स्कीम्स होंगी, जो दूसरी स्टेट की स्कीम होंगी, उसमें स्टेट का नाम याद करना है और क्या याद करना है आपको, उसके साथ साथ उसका पर्पस याद करना है। यहाँ पे भी अगर आपको ये जो इनिशिएटिव है इसका अगर आपको ये पता होता कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है और इसका पर्पस क्या है, आपका काम हो जाता है यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि ये किसी भी पीसीएस लेवल की कोचिंग ने कवर नहीं किया था। यूपीएससी की जितनी कोचिंग्स हैं सब ने कवर किया था इसको, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्होंने कवर किया था, लेकिन पीसीएस लेवल की कोचिंग में ये कवर नहीं था। फाइन। अब देखो इसमें बात क्या होती है, अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट देख के किसी को लग रहा हो यार ये क्या होता है, आप अगर हिंदी में जाके देखते तो वहां लिखा हुआ था शारीरिक दंड, ठीक। इतना अगर आपको पता होता तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप बस यही देख के समझ जाते कि ये तो सही होगा। दीज गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये रहा है कि भाई जो स्कूल कॉलेज में टीचर जो बच्चों को मार वार देते हैं वो सब बंद करो, उसके अगेंस्ट ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उससे आपको बस ये वर्ड का मीनिंग देख के समझ में आ रहा है कि शारीरिक दंड अगर बच्चों के लिए बंद करोगे तो उनका फिजिकल और मेंटल वेलबींग अपने आप होगा, ठीक। तो उस वजह से ये चीज हुई है, तो ये जो है ये तो सही होगा ही होगा। इस बस इतने वर्ड की नॉलेज से आपको पता चल जाता। पहला वाला जो पार्ट था इसके लिए आपको भाई पता होना चाहिए था भाई किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी स्टेट स्कीम है तो उसके बारे में आप स्टेट जानो उसका और उसका पर्पस क्या है। पर्पस ये देखो सेकंड में है और पहले वाले में स्टेट का नाम है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इन्होंने फिर से देखो वही हरकत कर दी कि 26 अप्रैल 2024 यहाँ डाल दिया। नो डाउट ये सही है, इन्होंने इसको सही रखा है, लेकिन ऐसे अगर आप डालोगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको डर लगता है कहीं आपने इस पे गलत तो नहीं करा दिया, ठीक, जो कि इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन में गलत कराया है, इस पे यहाँ पे गलत नहीं कराया, यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लाई 91 के बारे में। यार ये मैं इसको एक इजी तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक, लेकिन इसको आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए था क्योंकि देखो ये सब पढ़ के तो हर कोई गया होगा पेपर में, क्योंकि कवर्ड ये हर जगह था। बड़ी चीज थी, एक नई एयरलाइन चालू हो रही थी, ठीक है, जैसे आकाश एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन है, वैसे ही एक नई एयरलाइन चालू हो रही थी जिसका नाम था फ्लाई 91 इंडिया में। तो इस टाइप की चीजें, इतनी बड़ी कोई चीज हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। इट इज न्यूली लॉन्च एयरलाइन इंडिया, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ी दिक्कत आई होगी बच्चों को। इट्स इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखो जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अब नई एयरलाइन चालू हो रही तो कहाँ से कहाँ चालू हो रही है, ये तो आप पढ़ के ही जाओगे ना, पहली फ्लाइट उसकी कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो गोवा से बेंगलुरु तक की थी, ठीक है, और गोवा में ही आपका ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते कि मनोहर जी गोवा के सीएम रह चुके हैं, ठीक है, तो वो अगर इतना पता होता आपको कि गोवा से बैंगलोर पहली फ्लाइट है तो आप बस इतना दिमाग लगाते मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ होगा, गोवा में ही होगा, तो बस वहाँ से आपका ये आंसर आ जाता। फिर मैं बोलूँगा देखो इन्होंने फिर वही गलती करी है, यहाँ पे 18 मार्च 2024 लिख दिया है, लेकिन अब इस बेसिस पे अगर ये 20 मार्च लिख देते या 18 अप्रैल या 18 जून 2024 लिख देते तो भी गलत हो जाता। ये थोड़ा सा रिस्की चीज़ आती, जो कि इन्होंने गलत नहीं कराया मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक। चलो तो इसका हो गया आंसर बोथ 1 और 2, ठीक है। अगला है 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन
कमिटी मीटिंग, इसके बारे में। अरे यार ये मतलब ये क्वेश्चन क्यों ही पूछा गया है। इस टाइप के डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग कितनी सारी होती रहती, कितनी कंट्रीज के बीच में होती रहती हैं, तो ये रिटेन कर पाना दिमाग में बहुत टफ काम है। मेरे हिसाब से अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछें तो एटलीस्ट आप उनका वेन्यू जान के चले जाओ, क्योंकि मैं सही बताऊं इस क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर किसी को रिटेन रह गया होता कि इसका वेन्यू न्यू दिल्ली था, बस ये आंसर इसी बेसिस पे आ जाता। इस पे इन्होंने गलत कराया नहीं, ठीक, जो कि फिर से इन्होंने डाला है लेकिन इस पर गलत नहीं कराया। तो ये देख के एक्चुअली बार बार ये डेट ऐसे डाल रहे हैं, उसको सही करा दे रहे हैं। तो एक पता है एक चीज़ ये दिमाग में आ रही है कि इनका पर्पस डेट पे गलत कराना नहीं है। तो हम इससे एक सीख ले सकते हैं कि डेट पे गलत नहीं कराना चाह रहे हैं लोग इस वाले फैक्ट पे। जो एक दो फैक्ट मैंने आपको बताया ना, एक स्टेटमेंट दो फैक्ट है, एक डेट और दूसरा फैक्ट, तो इस फैक्ट पे ये लोग गलत गलत कराना चाह रहे हैं आपका, या गलत या सही इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जकार्ता की जगह न्यू दिल्ली, जिसको इतना पता था उसका ये आंसर सही हो जाता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा जर्नलिस्टिक है। देखो, इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्री टू एनहांस कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया यार, ये सही होगा ही होगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे में बस इतना जिसको पता होता है कि इस टाइप की मीटिंग, ये जो मीटिंग थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी, बस उसका आंसर सही हो जाता। तो मैं मानता हूँ इतना रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी। फिर भी आप कोशिश करो इस टाइप की जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं उनमें एटलीस्ट वेन्यू याद कर लो, जो मतलब बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, क्योंकि उतना भी अगर पता होता तो आंसर आपका सही हो जाता। ठीक, चलो अगला देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। भाई ये किसी ने कवर नहीं किया है, ये इनफैक्ट मैं नेट पे भी देख रहा था, न्यूज़पेपर ने भी बहुत कम इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, न्यूज़पेपर तक ने बहुत कम कवर किया, तो आप भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं कवर नहीं था, तो मैं इसको मानूंगा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, स्किप करो। और अगर आप पढ़ के भी गए होते, किसी ने पढ़ा भी होता इसको, तो चलो ठीक है, इतनी नॉलेज आप पढ़ के गए होते हो जाता। लेकिन अब यार इसका क्या करोगे। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बर्थवाल, इतना कौन पढ़ के जाता है यार। ठीक है, ये चीज़ वैसे सही थी, तो इसका आंसर तो खैर बोथ 1 और 2 है, लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो, सीधे स्किप करो जिनके बारे में आपको लिटरली कोई आइडिया ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 26, ज्वाइंट एक्सरसाइज और कब हुए थे ये। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, नॉर्मली बच्चे ये याद करके जाते हैं, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज उसका नाम क्या है, 10 से लेकर इंडिया फ्रांस के बीच में जो है उसका नाम क्या है, शक्ति। हार्बर फेज ऑफ इंडो यूएस टाइगर ट्रम्प, ये कहाँ पे किसके बीच में होता है, मिलन 2024। तो इन्होंने इस बार पूछने का तरीका एकदम ही बदल दिया, इन्होंने सीधे पूछा आपको एग्जैक्ट डेट देख के बताओ भाई कब हो रहा है। बहुत टफ क्वेश्चन है, किसको याद रहता है इतना। मेरे हिसाब से स्किप की एट प्रेजेंट, तो जब ये पूछा गया था उस समय तो स्किप करने वाला क्वेश्चन था। फिर भी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड ये करूँगा, इस बार जब आप पेपर दोगे तो कोशिश ये करना कि मंथ वाइज एक लिस्ट बनाना, मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज, क्योंकि देखो इसमें आप देखोगे एक एक जो इन्होंने पूछा था वो अलग अलग मंथ से पूछा था। एक कोई इसमें से ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है फेब में, एक हो रही है मई में, एक हो रही है अप्रैल में, एक हो रही है मार्च में, अलग अलग मंथ में हुई। तो मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी जो है ना, एटलीस्ट 2-3 भी अगर आप रिकॉल कर ले गए पेपर में, ठीक है, जैसे दस्तलिक जो हुई थी, दस्तलिक अगर आप रिकॉल कर ले गए होते, ठीक है, या शक्ति रिकॉल कर ले गए होते, तो बात बन जाती। तो मेरे हिसाब से बस कुछ सबका तो मत लिखना, लेकिन थोड़ी बहुत जो होंगी, जो बड़ी बड़ी मेजर, वरुण हो गया आपका, ठीक है, मित्र शक्ति हो गया, इस टाइप की जो युद्ध अभ्यास हो गया, तो ये जो बड़े टाइप के होते हैं इनको आप एक काम करना, मंथ वाइज लिख लेना, और कहाँ हुए थे डेट लिख लेना, लोकेशन लिख लेना, ठीक है, और किन के बीच में हुआ वो तो आप लिखोगे बिटवीन विच कंट्रीज। इतनी चीजें आप लिस्ट बना के लिख लो थोड़ा बहुत, ताकि कुछ उसमें फंस जाए ना एक दो, तो आपको बात बन जाएगी। मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाशगम वैली पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ये देखो शाशगम जो वैली है, ये आप अगर देखोगे, अगर ये मान लो जम्मू कश्मीर है तो यहाँ कहीं पे लाई करती है, ठीक है। ये पीओके का पार्ट था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर था उसका पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है। लेकिन हम इसको मानते हैं पीओके का ही पार्ट, क्योंकि हमसे तो पाकिस्तान ने इस पर ऑक्यूपेशन किया था ना, उसके बाद उसने किसी और कंट्री को दे दिया, बात अलग हो, लेकिन हम इसको पीओके का ही पार्ट मानते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, शाशगम वैली जो है, दिस वैली स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ पीओके। सही है, इतना जिसको पता होता कि भाई ये पीओके का पार्ट है,
बस यही एक नॉलेज ये क्वेश्चन आपका सही करा देती, क्योंकि अगला स्टेटमेंट बहुत ही जर्नलिस्टिक है। इंडिया हैज लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली। चाइना यहाँ पे कुछ रोड वगैरह बना रही है जिसपे इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेस किया है, ठीक है। और ये बात बहुत ही जनरल है, क्योंकि यहाँ पे चाइना कुछ ना कुछ करती ही रहती है। चाइना का जो CPEC कॉरिडोर है वो यहाँ से होके गुजर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे लाएगी लाएगी। इतनी नॉलेज आपको अगर होती, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये POK का पार्ट है, आपका ये क्वेश्चन हो जाता, इतनी नॉलेज से हो जाता। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, शासगम वैली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब स्टैटिक चीज़ें पढ़ते हो ना, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो इंडिया की, वहाँ पे कवर होता है। कश्मीर लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, इस वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट आप पढ़ते हो इंटरनल सिक्योरिटी में मेंस में, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। और इनफैक्ट ये वाली जो न्यूज़ थी ये मई 2024 की थी। मई 2024 में इंडिया ने ये ऑब्जेक्शन, ये जो प्रोटेस्ट था ये लॉन्च किया था, जब इंडिया को लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, तो ये न्यूज़ में भी था, इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है अगला आपसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है मैच करना है, स्टेट है और उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2019 से 23 तक, ठीक है। आपको इससे मैच करना है। देखो बात ये है, ओवरऑल ये जो न्यूज़ थी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि नॉर्मली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र का रहता है, लेकिन इस पीरियड में यूपी ने ओवरटेक किया था महाराष्ट्र को, एंड दैट्स व्हाई इट वाज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इफ़ यू आर गिविंग एनी यूपी स्पेसिफिक पेपर। और ये हर जगह कवर्ड था। इनफैक्ट आप कोई भी यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की मैगजीन या कोई मटेरियल उठाओगे आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी बात थी, पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूपी ने ओवरटेक किया था महाराष्ट्र को। दैट्स इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यूपी की रैंक 1 है और ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र को ओवरटेक किया था, तो महाराष्ट्र की रैंक 2nd होगी। इतनी नॉलेज से आपका आंसर आ जाता। एक बात आप इसमें ये भी मान के चलो, महाराष्ट्र की GDP सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन यूपी ने ये स्पेसिफिक चीज़ अचीव करी थी। तो इस टाइप की कुछ नई चीज़ अचीवमेंट जो होती है वो हमेशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट को। आपके सामने 2 लिस्ट हैं, एक में आपको रेसिपिएंट दिए हैं और दूसरे में आपको अवार्ड दिए हुए हैं। आर्यभट्ट अवार्ड, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, आलोक शुक्ला। ये वाला जो था ये न्यूज़ में था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को मिलेगा, लेकिन इससे ही बात नहीं चल रही थी, तो आपको एटलीस्ट मुझे लग रहा है इसमें आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए थी। आर्यभट्ट अवार्ड जो था वो डॉक्टर सुब्बाराव पवलू, अब वो जो भी नाम है, इनको मिला था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इनको अच्छे से करके जाओ आगे के एग्जाम में, ठीक। इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं।